अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आप सभी का स्वागत है अकेडमी सोशल वर्क यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी के साथ जितने भी एस्पिरेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है CUET PG का, जिन्होंने 2023 में एग्ज़ाम दिया है, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लॉन्ग चली जाए, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपकी हर एक क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसमें मैंने इस वीडियो को 4 सेगमेंट में बांटने की कोशिश की है, चार थीम में डिवाइड किया है इस वीडियो को। सबसे पहली है हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देखेंगे। अगर आप CUET PG के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। कोई भी आप पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप उसके लिए क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या प्रोविज़न है वो। साथ ही हम तीसरे पॉइंट पर देखेंगे मैं उस सेगमेंट को उठाऊंगा जहां पर मैंने कमेंट बॉक्स के थ्रू जो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आए हैं उनको मैंने पिकअप किया है और उनको आंसर टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जो मैंने क्वेश्चंस कुछ रेज किए हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और फोर्थ में एक वीडियो है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हम और आप जो है हमारे बीच में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एलिजिबिलिटी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसके अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो कोई भी कोर्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सोशल वर्क हो, सोशियोलॉजी हो, कुछ भी कोर्स हो सकता है। आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो हम उस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मैंने एक एक चीज़ कॉपी में लिख कर रखी है ताकि एक भी चीज़ मैं मिस ना करूं और आपको फिर कन्फ्यूज़न कोई क्रिएट ना हो। ये वीडियो में हर चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा, बस शर्त यह है कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। कुछ चीज़ें जो है एंड में आपके सामने पिक्चर क्लियर पूरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही कितने परसेंट से होनी चाहिए। अगर आप UR OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, यानी कि सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45% जो है आपके मार्क्स होने ही चाहिए अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो लास्ट टाइम भी कैंडिडेट थे, उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, बट लास्ट में क्या कहें, उनका ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स नहीं बन पा रहा था कि वो एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर सकें। उनका 48% उनके ग्रेजुएशन में मार्क्स थे, बट वो जो है लेकिन उनको चाहिए था 50% क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से आते थे। लेकिन अच्छा स्कोर करने के बाद भी एंट्रेंस एग्जाम में फिर भी एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि वो जो मिनिमम क्राइटेरिया जो है 50% वाला थ्रेशोल्ड उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। ओके, और उसके बाद जो है एक चीज़ और जो साथ ही अब ये भी है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपका जो एडमिशन होगा वो ओनली और ओनली आपके CUET PG का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके बिहाफ पर होगा, ना ही कोई आपको कोई अलग से वेटेज मिलेगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न है या ग्रेजुएशन में आपके पास गोल्ड मेडल है या फिर आपने 12th में अच्छा स्कोर किया है, उसके बिहाफ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलेगा किसके बिहाफ पर, ओनली और ओनली जो CUET PG में आपने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान जो भी स्कोर किया है उसके बिहाफ पर आपका एडमिशन मिलेगा। ओके, और साथ ही जो है अगर कैंडिडेचर आपका फेल भी हो सकता है, मैं आपको ये भी वार्निंग देता चलूँ, आपका कैंडिडेचर फेल भी हो सकता है अगर आपके द्वारा प्रोवाइड गई इन्फॉर्मेशन फैब्रिकेटेड पाई गई या फॉल्स पाई गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आपका कैंडिडेचर जो है एट अ टाइम जो है कैंसिल किया जा सकता है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे, हम रिकॉल करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बाद आपके पास होना चाहिए CUET PG में आपने एंट्रेंस दिया हो, और तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री को मैंने बताया 50% से ज़्यादा होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 45% से ज़्यादा होना चाहिए SC और ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद CUET PG का एंट्रेंस आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए ज़रूर, आप उसमें अपीयर हुए हों और आपने अच्छा स्कोर किया हो। थर्ड, उसमें आपका क्या है, आपने CSAS के लिए रजिस्ट्रेशन किया हो। CSAS क्या है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि CSAS क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो मैं फिर भी एक बार और बता देता हूँ आपको। CSAS का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसके थ्रू
आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर, जो पीजी के लिए भी ओपन नहीं हुआ है। मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ आपके लिए, पीजी के लिए भी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन यूजी के लिए ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये पीजी के लिए भी बहुत जल्द ओपन होगा, क्योंकि अभी अभी एग्जाम चल रहे हैं। इवन कल तक भी एग्जाम होगा सीयूईटी पीजी का, जो लास्ट एग्जाम है 23 जून को है। तो उसके बाद ही आपका एग्जाम आपके लिए पोर्टल ओपन हो पाएगा, फिर आप उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन की फीस है, क्या प्रोसेस है, मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। चलो एक बार फिर आपको बता देता हूँ। जो उसका फीस होगा, अगर आप यू आर ओबीसी, यू आर मीन्स उसे जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो सीसैस के लिए आप समझ गए होंगे। और सीसैस के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो, आपको जरूरत उसकी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है मैंने अपनी वीडियो में बताए हुए हैं, आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और कास्ट सर्टिफिकेट में जो है, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें आपके सभी के नाम, आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम सभी जगह पर मैच होना चाहिए। स्पेलिंग में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो जो है आपको उसका परेशानी उठानी पड़ सकती है। ठीक है, अगर कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमारा गैप हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हमने 2020 में हमने ग्रेजुएशन की थी और अभी 2023 चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं या फिर हमें गैप ईयर के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? गैप ईयर के लिए ना कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड है, ना कोई किसी चीज डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो ग्रेजुएशन में जो गैप हुआ है उसमें कोई आपको बार नहीं है, ना उससे आपको रोका जाएगा, ना ही आपसे कोई इसके बीच में आपने क्या किया पूछा जाएगा। सिर्फ जो आपका एडमिशन जो अब बिहाफ किसके बिहाफ पर होगा, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और सीयूईटी पीजी का स्कोर, और आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस रिजर्वेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें ना कोई मिनिमम एज की भी कोई बार नहीं है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मेरी एज 35 हो गई है, 25 हो गई है, फिर मैं भी 21 का हूँ, 23 का हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ, ऑफकोर्स आप एलिजिबल हैं। एज का कोई मिनिमम बार नहीं है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपके एज का बार होता है, जिसमें कि बार काउंसिल ऑफ बार जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये सब जो है कुछ एक मिनिमम सेट करते हैं क्राइटेरिया किसी एज को लेकर, तो उनको एक्सेप्ट वो कोर्सेज को लेकर आप जो है सभी किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1-2 डिग्री आपकी एक सेट टाइम पर नहीं चलेगी। अगर आप एक ही टाइम पर 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी का जो नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसमें क्लियर उन्होंने मेंशन किया है, आप एक टाइम पर 2 यूनिवर्सिटी से रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट की उन्होंने परमिशन दी है। ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम से रीड करके, कब मैं सुबह से रीड कर रहा हूँ, जो भी मुझे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो रहे हैं उन सभी को पढ़कर मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपके बीच में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप क्लियर रहें अपने माइंड को लेकर। जैसे जैसे प्रोसेस आता रहे, टाइम आता रहे, उसके हिसाब से आप एक्ट करते रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात कर लिया। ठीक है, फिर भी रिपीट कर देता हूँ एक बार और। एक तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिएगी, साथ ही जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन की डिग्री में आपके अगर यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व या फिर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 45% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीयूईटी पीजी का आपने एंट्रेंस दिया हो। ठीक है, और सीसैस का रजिस्ट्रेशन ये बहुत ज़रूरी है, ये 4 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है। सीसैस का रजिस्ट्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, किस तरीके से काम करती है। आपको जैसे मालूम है रिजर्वेशन में हमारा ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ये रिजर्वेशन के जो हमारे सेगमेंट बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व हैं। अगर बात करें हम एससी की तो उनके लिए 17% सीट रिजर्व हैं, 15% सीट रिजर्व हैं, और एसटी के लिए 7.5 सीट रिजर्व हैं, और ओबीसी के लिए जो है 27% जो है सीट आर रिजर्व्ड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन उसमें एडमिशन कॉलेजेस में। ठीक है, और हम अब बात करें किस चीज़ के लेकर, कौन कौन से सर्टिफिकेट में जो है आपको बताए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है। और एक चीज़ और, ओबीसी के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें, कुछ लोग स्टेट कैटेगरी में ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंटर में ओबीसी में नहीं आते हैं, तो उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बुरी खबर है। अगर आप सेंटर लिस्ट में आते हैं, एक केस मेरे साथ भी है लास्ट टाइम पर, उनमें ऐसा ही हुआ था कि वो बिलोंग करते थे ओबीसी कैटेगरी से पर्टिकुलर स्टेट में, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में वो उससे बिलोंग नहीं करते थे, तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया और उसका कैंडिडेट जो है कैंसिल हो गया। तो अगर इसलिए अगर आप भी फॉल करते हैं सेंट्रल लिस्ट में, सेंट्रल के जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें अगर आप फॉल करते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं ओबीसी का कोटा लेने के लिए। ठीक है, साथ ही
एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 के बाद में, ठीक है। अभी इसके बारे में और डिटेल से बात करूँ, जो मैंने आपको बात किया ना, वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, उस वीडियो में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 31 मार्च 2023 के बाद का इशू होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 27% जो है आप रिजर्वेशन में हकदार होंगे अपने एडमिशन को लेकर। सेंट्रल लिस्ट में जो है आपका नाम आना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट के चेयर में, ठीक है। उसके बाद एससी और एसटी की अगर हम बात करें, एससी एसटी के लिए, एससी के लिए जो है हमारा 15% और एसटी के लिए हमारा 7.5% जो है सीट रिजर्व्ड हैं और सीट रिजर्व्ड हैं। और इसमें जब मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मदर का नेम, फादर का नेम और कैंडिडेट का नेम जो है सेम होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। किसी भी तरीके को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और जो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है फेडरल कंट्री है ना, तो फेडरल हमारा है तो स्टेट है, यूनियन है, फिर उसके बाद यूटीज़ भी हैं। इसी तरीके से कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी अथॉरिटीज़ के थ्रू एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है हमारा इशूड होना चाहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं उन डेजिग्नेशंस को जो इशू कर सकते हैं एससी एसटी के लिए। अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ, मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा वो पूरा लिस्ट। उसमें है जैसे एडिशनल, सबसे पहले डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कलेक्टर या फर्स्ट क्लास स्टेपेंड्री मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट या और भी जो पूरी लिस्ट है वो सब। और ये कब का इशू होना चाहिए? ये 31 मार्च 2023 के बाद का, आफ्टर, है ना। डॉक्यूमेंट में भी स्पेसिफिक मेंशन है कि आफ्टर 31 मार्च 2023 के जो है डॉक्यूमेंट जो है इशू होना चाहिए, वेदर इट इज ओबीसी और एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की, जैसे आपको पता है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है और उसमें ये भी जो है आपका 31 मार्च 2023 के बाद का ही क्या होना चाहिए, ये जो है आपका इशू होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, मैं उनका आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वीडियो को मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट करने का, ताकि आप जो है कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। बट अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है एलिजिबिलिटी को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, या फिर जो भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनमें से अगर आपका क्वेश्चन हो पाता, वही क्वेश्चन सेम है तो इट्स ओके, अदरवाइज नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की आपको कोशिश करूंगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यह है कि अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो क्या हम कैसे अपना प्रोड्यूस करेंगे? तो आप जो है 3rd सेमेस्टर तक का रिजल्ट जो है पूरा प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना, है ना। मतलब जो सेकेंड ईयर का जो हाफ है, मतलब आपका 5th सेमेस्टर, अगर 3 साल का आपका ग्रेजुएशन है तो 5th सेमेस्टर तक का आप सबमिट कर चुके हैं, कर सकते हैं, फिर रिजल्ट अवेटेड में भी डाल सकते हैं। अगर कुछ का 2020 में या उससे पहले का ग्रेजुएशन है तो वो पूरा डिग्री अपना शो कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का क्या करना है, कैसे होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट का वर्क। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं, बैचलर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पहले भी थे, बोनाफाइड स्टूडेंट पहले भी थे और अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आते हैं तो आपको जो है ज़रूरत पड़ती है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैं मास्टर्स कर चुका हूँ, मास्टर्स हो चुका है, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो मेरा उस मास्टर्स वाले कॉलेज में सबमिट हो गया, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट, तो अब मैं क्या प्रोड्यूस करूँ? अगर आपने मास्टर्स जहाँ से किया है वहाँ से भी आप अपना एक सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो एलिजिबल होगा अगर आप अपना डबल मास्टर्स करना चाहते हैं तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैप के लेकर कि अगर मेरा गैप ईयर हो गया है, मेरा ग्रेजुएशन 20 का है, 22 का है, 18 का है, 15 का है और मैं अब मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो गैप ईयर के लिए कोई भी इशू नहीं है। गैप ईयर हो सकता है, हायर स्टडीज़ में कॉमन होता है, तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है कि गैप ईयर के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। गैप ईयर है तो वो इशू नहीं है, बस आप जो है अपना ग्रेजुएशन की डिग्री और जो CUET PG एंट्रेंस में आप जो बैठे हों और CSAT अपना रजिस्ट्रेशन क्या हो, एलिजिबिलिटी में आप आते हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। ओके, अगर आगे बढ़े हम, अगर वो किसी ने पूछा है कि अगर मेरा स्कोर, फॉर एग्जांपल, चलो मैं अपना केस बता देता हूँ आपको, ये मेरे केस से रिलेटेड है क्वेश्चन। जब मेरा एडमिशन हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन सोशल वर्क में, तो मेरा स्कोर था 217, बट मैंने EWS कोटे से अपने आप को जो है एप्लीकेशन मेरी EWS कोटे से थी, बट मैंने जो क्या किया, मेरा स्कोर था 217 और जो जनरल की कट ऑफ गई थी 215 पर लास्ट गई थी, तो 215 मेरा 17 था, तो मेरे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, तो मैं जनरल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा था। अब मैं जनरल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझसे
EWS का सर्टिफिकेट ही नहीं मांगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने EWS, OBC या SC ST के कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है और आपके पास उस टाइम पर वो डॉक्यूमेंट नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी मांग रही है, बट आपका स्कोर इतना अच्छा है कि आप जनरल कैटेगरी में ही आ गए हैं, तो आपको इस डॉक्यूमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एडमिशन बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, लास्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे पास तो सर्टिफिकेट था बट उन्होंने लेने से मना कर दिया, कह रहे आपके लिए EWS का सर्टिफिकेट नहीं, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो मेरा जो है जनरल कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया था और मेरा एडमिशन उसमें हो गया था। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपको जो है आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, एडमिशन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट के बारे में जैसे मैंने बोल ही दिया है, वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, नेम शुड बी मैच होना, नेम शुड बी मैच विद योर पेरेंट्स और मदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सभी में आपका जो है नेम मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल लिस्ट का ही चलेगा, OBC का, स्टेट लिस्ट का आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। और इस वीडियो के एंड में जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूँगा, उसमें जो है प्रोफेसर हीनत गांधी जी हैं, वो बोल रही हैं कि वीडियो में कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं 31 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 से पहले के इशू होने चाहिए। वो वीडियो में इस तरीके से बोल रही हैं और उससे पहले के ही वैलिड रहेंगे। 30 अप्रैल तक हमने डेट दी हुई है। 30 अप्रैल तक आपके सर्टिफिकेट जो हो वो बने होने चाहिए उस डेट के साथ, उस डेट तक 30 अप्रैल 2023 तक आपके जो सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं वही वैलिड होंगे, वो वैलिड होंगे। हाँ, वही वैलिड होंगे। एक और मैम जो है वो लेकिन जब वीडियो में इस तरीके से बोल रही हैं, लेकिन जब मैंने बुलेटिन को पढ़ा तो उसमें लिखा है 31 मार्च 2023 के बाद का इशू होना चाहिए, तो ना कि 30 अप्रैल 2023 से पहले का। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, वीडियो में तो ये कहा लेकिन पेपर पे लिखा। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि उनसे स्लिप ऑफ टंग जो बोलते हैं, गलती से निकल गया होगा कि बाद में, हालांकि वो पहले के वो कहना चाहते होंगे कि बाद में इशू वहाँ से होना चाहिए, क्योंकि लास्ट का जो हमारा सोर्स होगा जिस पर हम रिलाई करेंगे या जिस पर हमें करना भी चाहिए वो है डॉक्यूमेंट जो जिसमें वो प्रिंटेड है। तो डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि वो इशू होना चाहिए 30 मार्च 2023 के बाद का इशू होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है, अभी तक भी सर्टिफिकेट नहीं इशू कराया है, तो प्लीज़ इसको इशू करा लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप जो है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये सब चीज़ बताने के बाद अगर मैं आपको समरी रैप अप करूँ, मैं अपना समरी बताऊँ अपनी इस वीडियो का, तो सबसे पहले हमने एलिजिबिलिटी देखी कि एलिजिबिलिटी क्या थी, उसके बाद हमने देखा रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी, उसके बाद हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो कुछ पूछे गए हैं मुझसे, उन क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर करने की कोशिश किया। अगर इस बीच भी जो आपके क्वेरीज हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में ही, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप उन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ऑलमोस्ट मैंने सभी आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी लगता है कि हाँ ये बचा है ये नहीं, तो उस पर हम बात कर लेंगे। और बात रही उसकी कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, उसकी बाद की बात है। पहले हमारा जो है हमारा सबसे पहले आंसर की आ जाए, उसके बाद हमारा स्कोर कार्ड आ जाए, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो मैं अपडेट करता चलूँगा। लेकिन अभी के लिए आपकी जानकारी ये ज़रूरी है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो होने चाहिए टाइम से पहले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए। इंटरव्यू बाद की बात है, इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो नहीं होने जा रहा है, अगर होता भी है तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, उसके बाद हॉस्टल का फ़ीस पूछ रहे हैं। हॉस्टल का फ़ीस मैं बता चुका हूँ, 6 से 7,000 रुपीज़ रहती है, इसमें अकोमोडेशन और खाना रहता है, और भी आपको अच्छा रहता है, खाना वगैरह सब अच्छा मिलता है, और आपको 2 दिन की फील्ड वर्क होता है, थ्योरीज क्लासेस चलती हैं, और सभी कुछ पूरा तरीके से मैं आपको, और प्लेसमेंट के बारे में भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इस सब पर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरा जो प्योरली इंटेंशन ये था इस वीडियो के थ्रू कि आपको एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन पॉलिसी और जो कुछ क्वेश्चन आपने पूछे हैं, जो डाउट्स आपके हैं वो क्लियर हो जाए, यही मेरा इस वीडियो का मकसद था या इंटेंशन था बनाने का। ठीक है, आई होप कि मैं इन सब कुछ क्लियर करा है। अगर वीडियो को देखो अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो इस UT PG के लिए एंट्रेंस दे चुके हैं, ठीक है, और DU में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।